पीटी 365 इकोनॉमी का लेक्चर है, ठीक है। इसके काफ़ी 4-5 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप एक बार प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके जो दोस्त हैं जो जो पीटी 365 का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, आप उनके साथ इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। तो वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली रिलीज़ की है एक एनुअल रिपोर्ट किस पे माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ पे, लेवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंसेस फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन की फाइंडिंग क्या है इसकी? ग्लोबल रेमिटेंस फ्लोज आर एस्टिमेटेड एट $860 बिलियन इन 2023, इंक्रीज हो चुका है जो 3% से 2022 से। रेमिटेंस टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज एस्टिमेटेड टू रीच $669 बिलियन एट 3.8% ग्रोथ इन 2023। अब यहाँ पे क्या है, रेमिटेंसेस जो है कंटिन्यू टू बी द प्रीमियर सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस फॉर LMICS ड्यूरिंग 2023 रिलेटिव टू FDI एंड ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। Remittance growth in South Asia is projected to be the highest. It is $89 billion among LMICS in 2024. Important क्या है रेमिटेंस के? पहले रेमिटेंस देख लेते होता है क्या है। रेमिटेंस मतलब होता है ट्रांसफर किसका? मनी का, जो इंडिविजुअल ट्रांसफर करते हैं। टिपिकली जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को इन देयर होम कंट्रीज, जैसे कि सपोज करो जो है इंडिया का जो डायस्पोरा है, अगर वो सऊदी में रह रहा है, ठीक है, या फिर कनाडा हो गया, कोई भी कंट्री में रह रहा है, जब वो अपनी जो अर्निंग है उसको ट्रांसफ़र कर रहा है इंडिया में, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो प्री रेसिपिएंट जो है रेमिटेंस के 2022 में वो इंडिया था, मैक्सिको था, चाइना था। स्टेट वाइज शेयर देख लेते हैं रेमिटेंस रिसीट्स का। टॉप 3 इन 2020-21 महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु। टॉप 3 रेसिपिएंट किसका? रेमिटेंसेस का इन 2022 एज परसेंटेज ऑफ GDP, Tajikistan, Togo, Lebanon. Country-wise share in inward remittance to India in 2020-21 United States, United Arab Emirates, United Kingdom. अब इम्पोर्टेंस क्या है रेमिटेंस का? फ्रॉम अ मैक्रो परस्पेक्टिव, रेमिटेंसेस इंक्रीज करते हैं कंजप्शन इकोनॉमी में एज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ फैमिलीज इंक्रीजेस। इससे क्या होता है कि ये GDP की ग्रोथ को क्या करता है? पुश करता है। रेमिटेंस अकाउंट करते हैं फॉर सिग्निफिकेंट चंक ऑफ नियरली 3% ऑफ इंडिया GDP। 3% जो हमारी इंडिया की GDP है उसमें रेमिटेंस जो है 3% जो है वो वैल्यू है किसकी? रेमिटेंस की। ओके, जब इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट्स है वो वाइडन हो जाता है तो रेमिटेंस क्या प्रोवाइड करते हैं? मच नीडेड क्वेश्चन इंडिया को। डिस्पोजेबल इनकम जो है अमाउंट ऑफ इनकम है जो एक इंडिविजुअल या फिर हाउस होल्ड को स्पेंड करना होता है या सेव करना होता है आफ्टर इनकम टैक्सेस हैव बीन डिडक्टेड। एक मेजर सोर्स किसका है? एक्सटर्नल फाइनेंस का फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। रेमिटेंस क्या है? सेकंड लार्जेस्ट मेजर सोर्स है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का आफ्टर सर्विस एक्सपोर्ट। इकोनॉमिक सर्वे कहता है ये। वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक ग्लोबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव है जो 189 मेंबर कंट्रीज से ओन होता है। लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है वर्ल्ड में। सपोर्ट करता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स मिशन को, लोन को प्रोवाइड करके गारंटीज, रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्ल्ड लो इनकम कंट्रीज। उसके बाद आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एक पार्ट है वर्ल्ड बैंक का जो हेल्प करता है वर्ल्ड की जो पुअरेस्ट कंट्रीज है उनको। 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था। IDA का जो एम है वो क्या है? पॉवर्टी को रिड्यूस करना, 0 to लो इंटरेस्ट लोन, कोल्ड क्रेडिट्स और ग्रांट करना फॉर प्रोग्राम्स जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करते हैं, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करते हैं और इम्प्रूव करते हैं लोगों की लिविंग कंडीशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन क्या है? प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का और शेयर करता है इसका मिशन रिड्यूस करने के लिए ग्लोबल पॉवर्टी को। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी क्रिएट हुई थी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सोर्सेज की इन्वेस्टमेंट को, इंश्योरेंस को अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क इन डेवलपिंग कंट्रीज। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो एस्टेब्लिश्ड हुआ है अंडर द कन्वेंशन ऑन द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड नेशनल्स ऑफ अदर स्टेट्स। की पब्लिकेशन क्या है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के? डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स,
ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम क्या कहती है? आरबीआई की जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आती है, उसने इंक्लूड किया है ओवरसीज यूज किसका? क्रेडिट कार्ड्स का, जो इंडिया के रेजिडेंट यूज करते हैं विदिन $250,000 लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर। ओके, करंट स्टेटस जो है अंटिल नाउ एक प्रोविजन जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, FEM कैट रूल्स 2000 एक्सक्लूडेड रेसिडेंट इंडियंस ओवरसीज use of credit card during foreign travel from $250,000 cap. Debit card transaction abroad are already accounts for in LRS, FEM, CAT rules. They have been brought out under the Foreign Exchange Management Act 1999, FEMA. Under FEMA, जितने भी residents है, Indian residents है, they are free to buy or sell foreign exchange for any current account transaction, except for those transactions for which withdrawal of foreign exchange has been prohibited by the central government. डेमोग्राफिक अफेक्टेड, रेगुलेशन इम्पैक्ट करता है स्पेंडिंग बाय हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग फॉरेन विजिट। एप्लीकेबिलिटी किसका? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। TCS क्या है? टाइप है जो टैक्स कलेक्ट होता है, सेलर इसको कलेक्ट करता है सिलेक्टेड गुड्स और सर्विसेज का बायर से, एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस ट्रांजेक्शन दिस टैक्स इज कलेक्टेड व्हेन इंडिविजुअल्स सेंड मनी अब्रॉड। यूनियन बजट 2023-24 प्रपोज करता है मेंटेनिंग 5% TCS फॉर फॉरेन रेमिटेंस, जो एक्सीड हो चुका है ₹7 लाख टुवर्ड्स एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। सिमिलरली इसने प्रपोज किया है नो चेंज इन द 0.5% TCS ऑन फॉरेन रेमिटेंसेस एक्सीडिंग ₹7 लाख टुवर्ड्स एजुकेशन थ्रू लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाउएवर फॉर फॉरेन रेमिटेंसेस फॉर अदर पर्पस अंडर LRS एंड परचेज ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम, इसने प्रपोज किया है हाइकिंग किसका? TCS का फ्रॉम 5% टू 20%। बैकग्राउंड क्या है? LRS का इंसेप्शन। LRS की जो स्कीम है 2004 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ऑब्जेक्टिव था कि जो एग्जिस्टिंग एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस है उसको लिबरलाइज करना और स्मूथ ट्रांसफर जो है जो फंड का हो रहा है अब्रोड उसको क्या फैसिलिटेट करना बाय इंडियन रेसिडेंट। एप्लीकेशन क्या है? जितने भी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है दे आर अलाउड टू फ्रीली रेमिट अप टू $250,000 per financial year for any permissible current or capital accounts transaction or a combination of both. इंडिविजुअल रिक्वायर करता है RBI की इसमें परमिशन होनी चाहिए ताकि रेमिटेंस जो है इस थ्रेशोल्ड वैल्यू के अबव अगर करनी है तो। स्कीम जो है अवेलेबल नहीं है कॉर्पोरेट्स के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, HUF के लिए, ट्रस्ट के लिए। रेमिटेंसेज जो है कैन बी मेड इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। प्रोहिबिटेड वर्सेस परमिसिबल रेमिटेंस। देखिए प्रोहिबिटेड में क्या क्या आते हैं? फॉर पर्पस स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड अंडर शेड्यूल 1 और रेस्ट्रिक्टेड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ FEM CAT रूल्स। फॉर ट्रेडिंग इन फॉरेक्स अब्रोड, कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेस टू कंट्रीज आइडेंटिफाइड बाय FATF एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज टू दोज इंडिविजुअल एंड एंटिटीज आइडेंटिफाइड एज पोजिंग रिस्क ऑफ कमिटिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म और गिफ्टिंग टू अनदर रेसिडेंट्स इन फॉरेन करेंसी। परमिसिबल रेमिटेंस क्या आते हैं? प्राइवेट विजिट्स टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, गिफ्ट या फिर डोनेशन, गोइंग अब्रोड फॉर एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, मेंटेनेंस इसका, क्लोज रिलेटिव्स का अब्रोड, ट्रैवल फॉर बिजनेसेस और कॉन्फ्रेंस और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस एंड जो स्टडीज होती है अब्रोड। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, रेटिंग सिंबल जो है इज एक्सप्लेन। AAA अगर है तो हाईएस्ट डिग्री है। पहले हम पढ़ते हैं रेटिंग एजेंसी मोडीज ने कंफर्म किया है Baa3 रेटिंग का ऑन इंडिया एंड मेंटेन किया है एक स्टेबल आउटलुक किस पे? इंडिया की इकोनॉमी पे। ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज सॉवरेन रेटिंग एसेस द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ कंट्रीज एंड आर अ की गोज फॉर इन्वेस्टर्स। कवर करती है मॉडर्न 666 ट्रिलियन इन सॉवरेन डेट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक्ट करती है गेटकीपर की तरह टू ग्लोबल कैपिटल। करंटली इंडिया जो है इज रेटेड इन्वेस्टमेंट ग्रेड बाय द 3 मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज एंड। सो करंटली इंडिया जो है इज रेटेड इन्वेस्टमेंट ग्रेड बाय 3 मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज स्टैंडर्ड एंड पुअर, SP, मूडीज एंड फिच। यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया है बिहाइंड रेटिंग अ गवर्नमेंट क्रेडिट वर्थिनेस: पॉलिटिकल रिस्क, टैक्सेशन, करेंसी वैल्यू एंड लेबर लॉस। अनदर इज सॉवरेन रिस्क, जहाँ पे कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो चेंज कर सकता है इसकी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस। क्रेडिट रेटिंग का रोल क्या है? ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करती है टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन,
एनकरेज करती है एंटिटीज को टू पे ऑन टाइम, डिपिक्ट करती है लाइकलीहुड किसका, एक बोरोवर का, टू डिफॉल्ट और रीपे अ लोन विद इंटरेस्ट। इनेबल करती है नेशंस को और स्टेट्स को टू सेल बॉन्ड्स टू इन्वेस्टर्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। अब आता है आपका क्रेडिट रेटिंग जो है इंडिया में, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में क्या हुआ था, सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड जो है इंडिया का रेगुलेट करता है सारी क्रेडिट रेटिंग फर्म्स को अंडर सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेशंस 1999। तो यहाँ पे 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है इंडिया में, क्रिसिल, केयर, आईसीआरए, एक्यूट रेटिंग, ब्रिकवर्क रेटिंग, इंडिया रेटिंग और रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड एंड इन्फॉर्मेटिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड्स। व्हाट डू दे डू, एम्पावर करती है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को विद टाइमली इंफॉर्मेशन एंड अनबाइज्ड ओपिनियन, हेल्प करती है फाइनेंशियल मार्केट को कि ग्रो हो और मार्केट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बने, एवेल्युएट करती है, असेस करती है एक इंडिविजुअल्स को या फिर एक कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस को, इंक्रीज इन आईएमएफ कोटा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूव किया है एक प्रपोजल अपना जो आईएमएफ कोटा है उसको इंक्रीज करने के लिए। ओके, बोर्ड क्या करता है, प्रपोज करता है 50% कोटा इंक्रीज एलोकेटेड टू मेंबर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर करंट कोटा। अब क्या हो रहा है, प्रपोजल जो है विल बी कंसिडर्ड एंड वोटेड ऑन बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर आफ्टर विच इट विल बी मेड इफेक्टिव। सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ द राइज इन कोटा, हेल्प करता है सेफगार्ड करने को ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, आईएमएफ के जो परमानेंट रिसोर्सेज है उनको एनहांस करता है और ये जो रिलायंस है बोरोड रिसोर्सेज पे उसको कम करता है। करंटली क्या होता है, फंड रिलीज ऑन बायलेटरल बोरोइंग अरेंजमेंट एंड प्लेजेस टू अ क्राइसिस लैंडिंग फंड कॉल्ड द न्यू अरेंजमेंट टू बोरो फॉर नियरली 60% ऑफ इट्स लैंडिंग रिसोर्सेज। आईएमएफ कोटा है क्या, कोटा क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑफ द आईएमएफ फाइनेंशियल एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। कोटा जो है डिनोमिनेटेड है इन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, आईएमएफ यूनिट ऑफ अकाउंट, यूज ऑफ कोटा इज टू डिटरमिन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन किसका, एक मेंबर का, वोटिंग पावर इन आईएमएफ डिसीजन, मेंबर्स गेट 1 वोट पर एसडीआर, 100,000 ऑफ कोटा प्लस बेसिक वोट्स विच आर द सेम फॉर ऑल मेंबर्स। अमाउंट किसका, लोन्स का, मेंबर कैन ऑब्टेन फ्रॉम आईएमएफ, जनरल एलोकेशंस ऑफ एसडीआरएस। इंडिया करेंटली उसके पास 2.75% कोटा है और वोटिंग जो है वो राइट्स 2.63% है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फाउंड हुआ था एट द ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 को और कंट्रीज जो है मस्ट फर्स्ट ज्वाइन द आईएमएफ टू बी एलिजिबल टू ज्वाइन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है और रोल इसका है 3 क्रिटिकल मिशंस है। ये क्या करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशंस को क्या करता है, फर्दरिंग करता है उसकी, एनकरेज करता है एक्सपेंशन किसका, ट्रेड का और इकोनॉमिक ग्रोथ का, डिस्करेज करता है उन पॉलिसीज को जो प्रोस्पेरिटी को हार्म कर सके। 192 इसके मेंबर है और इंडिया भी एक इसका पार्ट है। कनेक्शन कोऑपरेट्स करता है क्लोजली विद दूसरे ग्रुप्स के साथ जैसे कि G20 है, सपोर्ट करता है G20 के एफर्ट्स को टू सस्टेन इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन थ्रू इट्स म्यूचुअल असेसमेंट प्रोसेस। ये रिपोर्ट्स क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है इसकी ये। ओके, सो फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में क्या न्यूज़ है, रिसेंटली कैबिनेट कमेटी जो है इकोनॉमिक अफेयर्स पे उसने अप्रूव किया है एक यूनिक पैकेज जिसका इनोवेटिव स्कीम्स का फार्मर के लिए और उसमें जो बजट है वो 3.70 लाख करोड़ रुपीस है। अब हम देखते हैं उन स्कीम्स के बारे में जो अप्रूव हो चुकी है। पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ अनाउंस्ड हुआ है बजट 2023 से 24 में, ताकि जो स्टेट्स है या फिर यूनियन टेरिटरीज है उनको इंसेंसिटिवाइज कर सके और ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स को हम क्या कर सके, बैलेंस कर सके और केमिकल फर्टिलाइजर जो है उसके यूज को भी हम क्या कर सके, बैलेंस कर सके। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फ्रॉम गोबर धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन प्लांट्स। गोबर धन लॉन्च हुआ था 2018 में अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SMBG टू पॉजिटिवली इम्पैक्ट विलेज क्लीनलीनेस और जनरेट करना वेल्थ और एनर्जी को कैटल से और ऑर्गेनिक वेस्ट से। इंट्रोडक्शन किसका, सल्फर कोटेड एरिया का यूरिया गोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एड्रेस ताकि जो है सल्फर डेफिशिएंसी को हम एड्रेस कर सके। सॉइल में सल्फर कम हो रहा है और हम सेव कर सके इनपुट कॉस्ट
फार्मर्स के लिए। यूरिया गोल्ड जो है मोर इकोनॉमिकल एफिशिएंट है देन द करेंटली यूज्ड नीम कोटेड यूरिया। यूरिया सब्सिडी स्कीम ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एक्सटेंड हो गई है 3 साल के लिए और मार्च 2025 तक, ताकि जो हम इंडिजिनस प्रोडक्ट है यूरिया के उसको मैक्सिमाइज कर सके टू रीच सेल्फ सफिशिएंसी लेवल बाय 2025। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इंडिया में ये जो है 8 करोड़ इंडस्ट्रीज है। इट इज वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज। यूरिया अकाउंट करता है फॉर ओवर 2/3 किसका, ओवरऑल फर्टिलाइजर कंजप्शन का, तो उसमें यूरिया जो है 2/3 कंजप्शन होता है। मेजर रिक्वायरमेंट जो है पोटैश का इज मेट थ्रू इम्पोर्ट्स के थ्रू, इम्पोर्ट हम लाते हैं पोटेशियम को। फर्टिलाइजर 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी फर्टिलाइजर जो है उनको फिर फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे सप्लाई टू सॉइल, जैसे कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है जिसमें यूरिया हो सकता है, फोस्फैटिक में डाई अमोनियम फॉस्फेट हो सकता है, पोटेसिक में म्यूरिएट ऑफ पोटैश फर्टिलाइजर हो सकता है। सेकेंडरी फर्टिलाइजर इंक्लूड करते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड करते हैं आयरन, जिंक, बोरोन, क्लोराइड एटसेट्रा। इंडिया का जो फर्टिलाइजर सेक्टर है सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री है चाइना के बाद, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और अमंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर है फर्टिलाइजर मटेरियल। फोस्फोरस सेक्टर के बारे में पढ़ते, बहुत सारे सर्वे रिसर्च ने ये इंडिकेट किया है कि इंडिया में फॉस्फोरस को लेके थोड़ी सी डेफिशिएंसी चल रही है, हमारे पास फॉस्फोरस की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। तो हम कैसे ये जो फॉस्फोरस की पॉसिटी है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर है उनके यूज को रिड्यूस करना है थ्रू प्रिसिशन एग्रीकल्चर, एडोप्शन करना है लो इनपुट्स एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस को। अर्बन सीवेज को हमें क्या करना है, माइनिंग करनी है अर्बन सीवेज की, ताकि फॉस्फोरस को प्रोड्यूस कर सके हम। सो इंडिया क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है फॉस्फोरस का। ये लाता है कैडमियम लेडेड डिपॉजिट्स को वेस्ट अफ्रीका से। फॉस्फेट की जो रॉक्स है मेजरली प्रोड्यूस्ड है ओनली फ्रॉम 2 स्टेट्स इन इंडिया, या तो राजस्थान में आपको मिलेगी या फिर मध्य प्रदेश में। कुछ डिपॉजिट जो है वो सेंट्रल पार्ट जो है पेनिनसुलर इंडिया का, जैसे उत्तर प्रदेश में ललितपुर है, मसूरी सिंक्लाइन और कुदापा बेसिन जो आंध्र प्रदेश में है, वहां पे भी आपको ये मिलेगी। फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी से का कंसर्न क्या है, एट मोस्ट प्लेसेस फॉस्फोरस कैडमियम के साथ कोएग्जिस्ट करता है, जो कि एक हैवी मेटल है जिसका रिमूवल यहाँ पे एक्सपेंसिव बन जाता है। हैंडफुल ऑफ कंट्रीज जैसे कि मोरक्को है, वेस्टर्न सहारा है, चाइना है, अल्जीरिया है एटसेट्रा कंट्रोल करता है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स रिजर्व ऑफ फॉस्फोरस विच इज अ मेजर जियोपॉलिटिकल कंसर्न। हार्मफुल इफेक्ट भी है फॉस्फोरस के। मच ऑफ फॉस्फोरस is lost directly to water bodies on as agricultural runoff and through sewage which leads to growth of toxic algal blooms, जैसे कि algal blooms आपने देखे होंगे ग्रीन से कलर की जो बॉडीज होती है वाटर में, ठीक है। अब माइनर इरिगेशन मिनिस्ट्री जो है जल शक्ति की रिसेंटली उन्होंने रिलीज किया है 6th सेंसस रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम। पहली जो सेंसस है वो कंडक्टेड है विद द रेफरेंस ईयर 1986 to 87 विद द रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 1990। माइनर इरिगेशन क्या होता है? देखिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होते हैं इंडिया में उनको हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, मेजर, मीडियम और माइनर। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कल्टिवेबल कमांड एरिया ऑफ मोर देन 10,000 हेक्टेयर्स। कल्टिवेबल कमांड एरिया एक एरिया जिसमें विच कैन बी फिजिकली इरिगेटेड फ्रॉम अ स्की एंड इज फिट फॉर कल्टीवेशन। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है कल्टीवेबल कमांड एरिया ऑफ लेस देन 10,000 हेक्टेयर्स बट मोर देन 2,000 हेक्टेयर्स। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जिसमें कल्टीवेशन कमांड एरिया जो है वो 2,000 हेक्टेयर का है या 2,000 से कम का है। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है उनके दोनों सरफेस और ग्राउंड वाटर जो है वो इरिगेट कर सकते हैं एज देयर इरिगेशन की सोर्स है, जबकि जो मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट्स है मोस्टली एक्सप्लॉइट करते हैं सरफेस वाटर की रिसोर्सेज। माइनर इरिगेशन सेक्टर एज अ होल वो उसको स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है और स्टेट्स हैव स्टेट स्पेसिफिक स्कीम। कैटेगरीज देख लेते हैं माइनर इरिगेशन स्कीम का। ग्राउंड वाटर स्कीम्स है, सरफेस फ्लो स्कीम्स है। कॉस्टिंग किसकी, डग वेल्स की,
बोरवेल्स की, शेलो ट्यूबवेल्स, मीडियम ट्यूबवेल्स एंड डीप ट्यूबवेल्स। कंसिस्ट करती है टैंक, चेक डैम्स, स्ट्रक्चर्स फॉर कंजर्वेशन कम ग्राउंड वाटर रिचार्ज। रैशनलाइजेशन किसका? माइनर इरिगेशन स्टैटिस्टिक्स का। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्लान स्कीम, ये लॉन्च हुई थी 1987 से 88 के बीच में। लेटर इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल सेक्टर प्लान स्कीम, डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेन ऑब्जेक्टिव जो है RMIS स्कीम का वो क्या है? बिल्ड करना एक कॉम्प्रिहेंसिव और रिलायबल डेटाबेस किसमें? माइनर इरिगेशन सेक्टर में, इफेक्टिव प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग के लिए। की हाईलाइट देख लेते हैं रिपोर्ट की। पहला जो सेंसस है वाटर बॉडीज का कंडक्टेड था इन कन्वर्जेंस विद द 6 माइनर इरिगेशन स्कीम यूजिंग 2017-18 एज द रेफरेंस ईयर। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि डेवलप करना है एक नेशनल डेटाबेस को सारी वाटर बॉडीज के लिए। माइनर इरिगेशन स्कीम इन इंडिया 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम्स है। रिपोर्टेड था कंट्री में फ्रॉम 695 डिस्ट्रिक्ट्स। 94.80% जो है माइनर इरिगेशन स्कीम का वो ग्राउंड वाटर बेस्ड है और रेस्ट जो है वो 5.2% है आर सरफेस वाटर स्कीम्स। उत्तर प्रदेश पॉसेस करती है लार्जेस्ट नंबर इसका माइनर इरिगेशन स्कीम्स का कंट्री में, फॉलोड बाई महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। डग वेल जो है हाईएस्ट शेयर है इसमें MI स्कीम्स में। उसके बाद फिर शेलो ट्यूबवेल्स है, मीडियम ट्यूबवेल्स है और डीप ट्यूबवेल्स है। इंक्रीज ऑफ 1.42 मिलियन इन माइनर इरिगेशन स्कीम एज कंपेयर टू द फिफ्थ सेंस। ऑनरशिप किसका है माइनर इरिगेशन स्कीम का? 96.6% प्राइवेटली ओन्ड है, जबकि 3.4% जो है आर अंडर पब्लिक ऑनरशिप। आउट ऑफ ऑल द इंडिविजुअली ओन्ड स्कीम 18% आर ओन्ड बाय women. Usage of scheme 97% of the irrigation scheme are in used. भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड 2023 में ही अभी रिसेंटली एस्टेब्लिश हुई थी ताकि ये सर्टिफाइड और साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड सीड्स जो है हर एक फार्मर को पूरे देश में प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो BBSSL के बारे में पढ़ते हैं। एस्टेब्लिश हुई थी अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। इट विल कंट्रीब्यूट टू द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सीड कंजर्वेशन, प्रमोशन एंड रिसर्च। ट्रेडिशनल सीड्स जो है उनको हमें कंजर्व करना है, पास करना है ऑन टू द कमिंग जनरेशन सो दैट प्रोडक्शन जो है हेल्दी ग्रेन्स का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का वो कंटिन्यू रहे। सो ये जॉइंटली प्रमोट हुई है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन BBSSL और जो दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। सीड सर्टिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने साथ ही लॉन्च किया था। साथ ही मतलब सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी पोर्टल। सो ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम है डिजाइन टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी सीड आइडेंटिफिकेशन एंड सीड सर्टिफिकेशन। सीड ऑथेंटिसिटी को हम ट्रेस कर सकते हैं थ्रू आ QR कोड सिस्टम। पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर in collaboration with Ministry of Agriculture and FW on theme of Uttam Beej Samrid Kisan. Seeds with valid certification can only be sold by solid licensed dealers to centrally registered farmer who will receive subsidy through DBT directly into their pre-validated bank accounts. Issues क्या है with seed certification? देखिए issued हम देख सकते हैं क्या है। Unpredictability है demand of certified seeds, शॉर्ट शेल्फ लाइफ है, सर्टिफाइड सीड्स जो है आर ओनली गुड फॉर 1 सीजन ओनली। लैक है ऑफ इफेक्टिव मॉनिटरिंग टू कंट्रोल सीड क्वालिटी, लैक है एक्सेस का टू सर्टिफाइड सीड्स ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। तो बहुत सारे चैलेंजेस भी है। इंडिया में लीगल स्टेटस जो है टू सीड सर्टिफिकेशन वाज गिवन बाय इनेक्टमेंट ऑफ सीड्स एक्ट 1967। सीड सर्टिफिकेशन वॉलंटरी है बट लेबलिंग कंपलसरी है इंडिया में। इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था प्रोटेक्शन किसका? प्लांट वेराइटीज का और फार्मर राइट्स का अथॉरिटी का अंडर PPV NFR एक्ट 2001 टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल टू फार्मर। फूड स्टोरेज के बारे में पढ़ते हैं इंडिया के क्यों है न्यूज़ में।
यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था कॉन्स्टिट्यूशन और एम्पावरमेंट किसका, इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी का, ताकि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है कोऑपरेटिव सेक्टर का, उसका फैसिलिटेशन हो सके। इसका एम क्या है कि फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना, वेस्टेज को कम करना और फार्मर को एम्पावर करना, उनको गोडाउन्स देना और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना एट द प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज लेवल। पैक्स जो है वो विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है जो सर्व करती है एज द लास्ट लिंक इन अ 3-tier कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर हेडेड बाय द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एट द स्टेट लेवल। पैक्स जो है वो इन्वॉल्व है शॉर्ट टर्म लेंडिंग में और व्हाट इज नोन एज क्रॉप लोन। इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा सकता है, अगर इंश्योर करना है टाइमली और यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन इस प्लान का, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है एक पायलट प्रोजेक्ट का 10 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में, और ये डिफरेंट स्टेट की होनी चाहिए। कन्वर्जेंस किसका, बहुत सारी स्कीम्स का हुआ है अंडर द प्लान, स्कीम्स आइडेंटिफाइड फॉर कन्वर्जेंस, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है और फार्मर वेलफेयर है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। एलोकेशन करती है फूड ग्रेन्स का अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फूड ग्रेन मैनेजमेंट इन इंडिया, टोटल पॉपुलेशन इंडिया की जो है जो 321 मिलियन टन जो है फूड ग्रेन का वो प्रोड्यूस होता है ईयर फॉर द फर्स्ट 2 years। फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट्स मैकेनिज्म क्या है इंडिया में, सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम है। प्रोक्योरमेंट जो है फूड ग्रेन का इन द सेंट्रल पूल इज अंडरटेकन आइदर बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली या फिर स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज है जो हैंड ओवर करती है स्टॉक्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी 1997-98। फूड ग्रेन्स आर प्रोक्योर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड है बाय द स्टेट गवर्नमेंट देम्स। डिस्ट्रीब्यूशन किसका, फूड ग्रेन का, सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एज्यूम किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोक्योरमेंट्स के लिए, स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और बल्क एलोकेशन किसका, फूड ग्रेन का टू द स्टेट गवर्नमेंट। ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड करते हैं एलोकेशन विद इन द स्टेट, आइडेंटिफिकेशन किसका, उन एलिजिबल फैमिलीज का जिनके पास राशन कार्ड है, और सुपरविजन किसका, फंक्शनिंग किसका, फेयर प्राइस शॉप्स का एटसेट्रा, ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो यहाँ पे एक ग्राफ आपको दिया है, सस्टेन इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया, कैसे यहाँ पे इंक्रीज हुआ है फूड ग्रेन का प्रोडक्शन। 2014 से 15 आप देख सकते हैं, ये आपका था लगभग 30 मिलियन टन्स था, और उसके बाद ये 315 जो है वो लगभग 400 जो है मिलियन टन ये हो रहा है, टोटल फूड ग्रेन मिलियन टन्स। मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ने एस्टिमेट किया है कि मेजर्स लेने हैं हमें ताकि जो फूड का इन्फ्लेशन हो रहा है उसको हम कर्ब कर सके, जो सीरियल का एक्सपोर्ट है उसको हम बैन कर सके। इससे फार्मर जो है एक्सपोर्ट जो हो रहा है हैज़ कॉस्ट फार्मर एटलीस्ट 45,000 करोड़ इन 2023। कर्ब करना है फूड इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की है ऑन ट्रेड ऑफ फूड कमोडिटीज और इम्पोज किया है एक्सपोर्ट टैक्सेस टू बूस्ट सप्लाई। ओके, एक्सपोर्ट टैक्सेस टू बूस्ट सप्लाईज विच हैव डेंटेड फार्मर्स इनकम। रिलीज हुआ है गवर्नमेंट के खुद के स्टॉक का ग्रेन का एट अ सस्टेंशियली लोअर प्राइसेस देन मार्केट रेट्स, ऑल्सो रिजल्टेड इन अ पोटेंशियल लॉस ऑफ एन एडिशनल ₹544 आ क्विंटल टू फार्मर। इन्फ्लेशन जो मेजर्स है इंडिया में वो कैसे किया जाता है, देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर करता है इन्फ्लेशन एट द होलसेल लेवल, वाइल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है कैलकुलेट करता है इन्फ्लेशन को एट द रिटेल लेवल। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है कंसिडर करता है प्राइस चेंज किसका, गुड का ओनली, जबकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है कंसिडर करता है दोनों गुड्स को भी और सर्विसेज को भी। होलसेल प्राइस इंडेक्स गिव्स मोर वेटेज टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गिव मोर
वेटेज टू फूड आइटम्स। ओके, होलसेल प्राइस इंडेक्स रिलीज होता है बाय इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है ये, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में आता है। ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिलीज करता है, ऑल इंडिया प्राइस इंडेक्स को। इसमें देखिए वेटेज क्या है डिफरेंट आइटम्स का, यहाँ पे दिया हुआ है एक पाई चार्ट के जरिए। इसमें फूड और बेवरेजेस 45.9% है, पैन टोबैको और इंटॉक्सिकेंट्स 2.4% है, क्लोथिंग और फुटवेयर 6.5% है, फ्यूल और लाइट 6.8% है, हाउस 10%, मिसलेनियस 2.8%। रिटेल इन्फ्लेशन ने 6.83 जो है वैल्यू टच किया है, जबकि फूड इन्फ्लेशन 9.2% रहा है अगस्त 2023 में। मेजर कंट्रीब्यूटर्स जो है करंट फूड इन्फ्लेशन के वो क्या है, जैसे टोमेटोज के प्राइस बढ़ना, अनियन, सीरियल्स बेसिकली जिसमें वीट और राइस एटसेट्रा। वीट का जो इन्फ्लेशन है वो डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से है, जैसे हीट वेव्स और ये जो अनसीजनल जो रेन आ रही है और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इनके प्राइसेस बढ़े हैं। फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है इंडिया फूड इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म में वो क्या है, मानसून वेरिएबिलिटी जो फर्दर एग्रेवेटेड है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस इंक्लूड करती है फूड एज वेल एज क्रूड ऑयल प्राइसेस, गवर्नमेंटल पॉलिसीज इंक्लूडिंग MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी सच एज स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद आता है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस अफेक्ट एग्री ट्रेड एंड दस एग्री प्राइसेस, outbreak of pests and diseases can affect crop yield and prices, the mechanism for price monitoring and control, price monitoring division, प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन जो है वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर मॉनिटर्स में। प्राइसेस जो है सेलेक्टेड एसेंशियल कमोडिटीज के, ठीक है, एनालाइज करता है प्राइस सिचुएशन और एक एडवांस फीडबैक देता है ताकि कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स को लिया जा सके। इम्प्लीमेंट करता है कमोडिटी स्पेसिफिक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम ताकि टेम्पररी रिलीफ मिल सके, और सेंटर टारगेट्स अराउंड 750 PMC, one in each district, to monitor the prices of 22 essential food commodities. Refer images. 22 essential commodities for price monitoring: food grains, rice, wheat, atta, pulses, gram, tur, urad, moong, masoor, edible oils, groundnut oil, mustard, vanaspati, soya, sunflower, palm, vegetables, potato, onion, tomato, other items, sugar, gur, milk, tea, salt. एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया था 1955 का, इसने एम्पावर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को